वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बात करेंगे आज उपलब्ध साधन और विनियोग आय की। इसमें जो आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उनका निचोड़ चल रहा है। ये श्रृंखला इसलिए चलाई गई है जिससे आपके कम टाइम में अधिक तैयारी हो सके। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बचत और बजट, यानी आपको यहाँ पे सेविंग देखनी है और आपको यहाँ पे बजट देखना है। तो चलिए दो पर क्वेश्चन आधारित है, यानी दो के ही फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। सिंह बनो सिंहासन की चिंता ना करो, क्योंकि आप जहां होंगे सिंहासन वहां होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भविष्य निधि योजना, यहाँ पे प्रोविडेंट फंड, यह एक अनिवार्य बचत योजना है। याद रखेंगे, भविष्य निधि योजना क्या है? एक अनिवार्य बचत योजना है। सेविंग की एक प्लानिंग है, यानी योजना है। संतुलित तालिका मुख्यतः साल के अंत में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। संतुलित तालिका साल के अंत में बनाते हैं या महीने के अंत में या किसी भी खाते के लेखा जोखा का विवरण देने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर तीन ऑप्शनों में से आपको एक ही मिलेगा ऑप्शन एमसीक्यू टाइप फॉर्मेट में, जिसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, उसमें था साल के अंत में। ठीक है, तो साल के अंत में या महीने के अंत में किसी भी खाते के लेखा जोखा का विवरण देने के लिए बनाई जाती है। बस याद रखेंगे संतुलित तालिका या संतुलन तालिका। विरासत में मिली आय, तो आपको जो भी विरासत में मिलता है, यानी जो भी आपकी पैतृक संपत्ति होती है, वो किसके अंतर्गत आती है? तो आयोग ने उसे अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत माना है, प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत नहीं माना। कैसे अंतर्गत माना है? अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत। बेसिकली देखा जाए तो वो कैसी होती है, यह प्रत्यक्ष हमें दिखाई देती है, इसलिए वो प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत मानी जा सकती है। बट आयोग ने इसे अप्रत्यक्ष माना है, तो आप भी इसे अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत मानेंगे। विरासत में मिली आय। घरेलू बचत के लिए बैंक, डाकघर सर्वोत्तम है। अगर आप घर में मतलब घरेलू बचत करना चाहते हैं, किसी भी बड़े उद्योग से नहीं जुड़े हैं, तो आपके लिए बैंक में डालना और डाकघर में डालना सर्वोत्तम रहता है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को सूक्ष्म साख के लिए उनकी सराहना की गई है। मोहम्मद यूनुस हैं, उन्होंने क्या दिया है? तो सूक्ष्म साख दिया है। याद रखेंगे, सूक्ष्म साख। इसी प्रोग्राम के लिए उनकी क्या है? सराहना की गई है और उन्हें क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है मोहम्मद यूनुस को। एंजल के नियम के अनुसार जैसे जैसे परिवार की आय बढ़ती है, भोजन पर खर्च होने वाला प्रतिशत आय, जब आय बढ़ेगी तो भोजन पर मद में खर्च कम हो जाएगा। यानी आय बढ़ेगी तो भोजन पर खर्च कम हो जाता है। आय बढ़ती है तो भोजन पर खर्च होने वाला प्रतिशत घट जाता है, अन्य पर खर्च का प्रतिशत बढ़ जाता है। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्मचारी को उसके कार्यस्थल में दिए जाने वाले मुफ्त आवास और वाहन की सुविधा वास्तविक अप्रत्यक्ष आय के उदाहरण है। कोई भी कर्मचारी अगर उसे क्या मिल रहा है? मुफ्त आवास मिल रहा है और वाहन की सुविधा मिल रही है, तो वो क्या है? वास्तविक अप्रत्यक्ष के क्या है? वो उदाहरण है। प्रत्यक्ष आय के नहीं है, अप्रत्यक्ष आय के वो उदाहरण है। इसीलिए लगता है आयोग ने यहाँ पे विरासत में मिली संपत्ति को भी अप्रत्यक्ष आय कहा है। चलिए, सेवाओं और वस्तुओं को मिलना वास्तविक आय का स्रोत है। जो भी आपको सेवाएं और वस्तुएं मिलती हैं, जो भी आपको सर्विस मिलती है, सेवाएं मिलती हैं, वो सभी क्या है? वास्तविक आय के स्रोत हैं। क्षतिपूर्ति के घटक कौन कौन से हैं? तो मूल वेतन है और प्रोत्साहन है। इनसे हम किसी भी तरह की क्षति जो हो जाती है, जो कमी हो जाती है, उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो क्षतिपूर्ति के घटक आपने देखा, वो प्रोत्साहन तो इसलिए होता कि कुछ भी कमी हो जाए, नहीं आप ये कर सकते हो, तो वहाँ पे क्या हुआ? आपके क्षति में थोड़ा सा आपको क्या मिला? मोटिवेशन मिला, तो जहाँ पे क्षति की पूर्ति हो सकी। तो इस तरह से क्षतिपूर्ति के घटक हैं, जो क्षति हो जाती है, जो कमी हो जाती है, उसके मूल वेतन और प्रोत्साहन। शेयर बचत, जो शेयर मार्केट की बचत होती है, शेयर बचत की आम पद्धति है। शेयर क्या है? बचत की जो है आम पद्धति है, जो अंत में निवेश बनती है। ये क्या कहती है? जब आप कहीं पे शेयर करते हैं तो आपका जो अंत में आता है वही निवेश होता है या निवेश बनता है। पैसा का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों का उपलब्ध वह आय इनमें से अप्रत्यक्ष आय है जिसमें भौतिक वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं। तो यानी पैसे का क्या करा? उसने उपयोग किए बिना, ठीक है, पैसे का उपयोग नहीं किया, और इसमें कौन शामिल हो गए? सदस्यों को उपलब्ध वह आय इनमें से अप्रत्यक्ष आय है जिसमें भौतिक वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं।
मुद्रण के लिए पटल तैयार करने का सही क्रम डिजाइन, ड्रेस करना और मुद्रण हेतु पटल का अनुप्रयोग है। मुद्रण के लिए पटल तैयार करने का सही क्रम क्या है? डिजाइन, यहाँ पे है ट्रेस करना और मुद्रण हेतु पटल का अनुप्रयोग है। बैंक खाते का वह प्रकार चालू खाता, यहाँ पे करंट अकाउंट है जिसमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता। याद रखेंगे, अगर आप बैंक में अगर आप चालू खाता खोलते हैं, करंट अकाउंट खोलते हैं, तो आपको ब्याज नहीं मिलता है। बजट के प्रकार वास्तविक बजट, आदर्श बजट, औसत बजट होता है। संतुलित बजट का प्रकार नहीं है, ये बात याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बजट के प्रकार है वास्तविक बजट, आदर्श और औसत। मानसिक आय का संबंध मुख्य रूप से संतोष से होता है। जो मानसिक आय उसका संबंध किससे होता है? तो संतोष से होता है। रेखांकित चेक केवल बैंक खाते में जमा होता है। अगर आप क्या करते हैं, उस चेक पर इस तरह से रेखाएं खींच देते हैं तो ऐसा चेक हमेशा बैंक खातों में जमा होता है। एक अच्छा बजट कैसा होता है? तो याद रखेंगे, लचीला होता है। वास्तविक आय, एक अच्छा बजट कैसा होता है? तो लचीला होता है। वास्तविक आय को प्रत्यक्ष आय भी कहते हैं। याद रखेंगे, जो वास्तविक आय है उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष आय भी कहते हैं। प्रतिलाभ जो एक व्यक्ति शेयर से प्राप्त करता है उसका रूप लाभांश होता है। तो यहाँ पे शेयर से अगर कोई प्राप्त कर रहा है तो उसका रूप क्या होगा? तो लाभांश होगा। लोक भविष्य निधि योजना अनिवार्य बचत श्रेणी में आती है। यानी लोक भविष्य निधि अगर योजना की बात की जाए तो वो किसमें आएगी? कि तो अनिवार्य बचत श्रेणी में आती है। वित्त का प्रबंधन करने के लिए व्यवस्थित और एक अच्छी सावधानी पूर्वक सोची गई योजना को बजट कहा जाता है। व्यवस्थित और एक अच्छी सावधानी पूर्वक सोची गई योजना को क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। आप याद रखेंगे, वित्त का प्रबंधन करने के लिए व्यवस्थित और एक अच्छी सावधानी पूर्वक सोची गई योजना को बजट कहा जाता है। बचत वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा का घटाया है। जो आप सेविंग करते हो वो क्या करती है? आपकी जो वृद्धावस्था होती है उसमें असुरक्षा को घटाती है। ठीक है, तो इसलिए सेविंग करनी चाहिए। सेविंग वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को घटाता है, यह घटाया है सेविंग ने। आत्मिक आय, अगर आत्मिक आय को देखें यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मानसिक आय की बात की जाएगी तो आध्यात्मिक यहाँ पे जो रहेगा आत्मिक आय, इसको बात की जाए तो साइटिक इनकम, ये क्या है? तो ये मानसिक आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन अनुभवों से उत्पन्न होता है। ठीक है, मानसिक आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन किससे? अनुभवों से उत्पन्न होता है। इस तरह की होती है आत्मिक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माली की सेवा मजदूरी है जबकि बैंक मैनेजर की सेवा वेतन है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि अगर माली की सेवा क्या है? मजदूरी है, तो बैंक में जो नौकरी कर रहा है मैनेजर, उसकी सेवा क्या है? तो ये कई बार पूछा जा चुका है। इसे अभी हम और एक बात समझते हैं आत्मीय आय को, क्योंकि आत्मीय आय थोड़ा सा हमें और समझने की आवश्यकता है। क्योंकि आत्मिक आय क्या है? आपकी साइटिक जो इनकम है वो मानसिक आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन अनुभवों से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे प्रतिदिन किससे उत्पन्न हो रहा है? वो तो अनुभवों से उत्पन्न हो रहा है। तो आई होप अब आपकी समझ में आ गया होगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, चाहे मानसिक आय आए चाहे आत्मिक आय आए, इस तरह से। ठीक है, ऑब्लिक लगा हुआ है, यानी दोनों कमेंस एक ही है। तो संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन अनुभवों से उत्पन्न होता है। तो अब आपकी ज़्यादा बेटर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। साइटिक इनकम और मानसिक आय, ठीक है, यहाँ पे तो दोनों क्या है? संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन अनुभवों से उत्पन्न होता है। तो चलिए, आज के सेशन में बस इतना ही। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। हमने ये वाला पूरा कंप्लीट कर लिया है, यानी बचत ए बजट, इसके जितने भी MQ के टाइप क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं।
जिसकी श्रृंखला कंप्लीट होती जाएगी वो आपको क्लास के अकॉर्डिंग मिलती जाएगी। यानी उसमें क्या रखा रहेगा, जिसकी श्रृंखला कंटिन्यू चलेगी। यानी आज हमारी चौथी क्लास है, चौथी क्लास का कोई भी पार्ट नहीं है, क्लास 4 का कोई भी पार्ट ए पार्ट नहीं है। तो जो भी पार्ट होंगे वो क्लास के साथ मेंशन कर दिए जाएंगे कि क्लास 3 का बी पार्ट, ए पार्ट, सी पार्ट, इस तरह से। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।